आज हम क्लास 10 का जो कल फोर्थ चैप्टर चल रहा था कार्बन और उसकी यौगिक उसी में आगे बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने फुलेरिन तक बात करी थी, C60 कार्बन गुबंध संरचना। आज हम बात करते हैं, आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। इसका मतलब कार्बन एक ऐसा तत्व है जो आपको हर जगह दिखाई देगा। सर्वोत्तमुखी मतलब सब जगह पाया जाने वाला। कार्बन की गुण क्या है कि उसकी सर्वोत्तमुखी प्रकृति है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी यौगिक के साथ में बंध बना लेता है, किसी भी परमाणु के साथ में बंध बना लेता है। इसी कारण बड़ी संख्या में इसके यौगिक देखने को मिलते हैं। इसी कारण इसकी जो प्रकृति है वो सर्वोत्तमुखी प्रकृति कहलाती है। अब बात करते हैं, एक नाम दिया गया आपके श्रृंखलन। श्रृंखलन का क्या मतलब होता है कि कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ में बंध बना लेता है। अन्य परमाणुओं के साथ बंध, मैडम समझ नहीं आया? हमने कल एक मैथेन का उदाहरण पढ़ा था ना, CH4 पढ़ा था ना, जिसकी बिंदु संरचना मैंने आपको सिखाई थी। सेम वैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग तत्व हैं। यानी कार्बन ने किसी परमाणु के साथ में, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है जिसे और आगे बांट सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, 9th में बात करी थी। तो ये वही परमाणु है। जब कार्बन किसी भी परमाणु के साथ में, जो ये लाइन दिख रही है इसका मतलब है बंध बना लेना, है ना। जब कार्बन किसी परमाणु के साथ में बंध बना लेता है तो जिससे बड़ी संख्या में अणु बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसने तो एक के साथ ही बनाया, पर अगर यहाँ पे इसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह एक कार्बन और जुड़ जाए, एक कार्बन और जुड़ जाए, इसके अलावा एक कार्बन और जुड़ जाए, तो बड़ी संख्या में अणु बने ना। ये तो सिर्फ हाइड्रोजन के साथ बात करी, इसके अलावा भी तो और यौगिकों के और तत्वों के साथ बना सकता है। इसी कारण कार्बन परमाणु परमाणुओं के साथ में बंध बना लेता है और बड़ी संख्या में बंध बनाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति सर्वोत्तमुखी है। इसी कारण ये जो बड़ी संख्या में अणु बना लेने का जो ये गुण है, श्रृंखलन कहलाता है। हम कहते हैं एक श्रृंखला में खड़े हो जाओ, यानी एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये वही है कि एक श्रृंखला ही है, यानी लाइन ही समझ लीजिए आप, एक यानी बंध बना लेना। संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? कार्बन व अन्य परमाणुओं के बीच में अगर एकल बंध बनता है, कल हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजनों का उदाहरण लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ एक लाइन दिखे, इसका मतलब वो कौन सा बंध है? वो एकल बंध कहलाता है। तो जब कार्बन या किसी अन्य परमाणुओं के बीच में एक ही बंध बनेगा, तो एकल बंध बने, तो ऐसे यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त का मतलब मैडम तृप्त, यानी जिसकी प्यास बुझी हुई है, जिसको और आवश्यकता नहीं है, उसका पेट भरा हुआ है, यानी इसके पास में बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसको और किसी की आवश्यकता नहीं है, इसे ही संतृप्त कहते हैं, जो तृप्त हुआ हुआ हो। और असंतृप्त का मतलब कि जिसको और भूख है, भाई साहब, जिसकी भूख प्यास मिटी नहीं है, वो तृप्त नहीं हुआ है, वो असंतृप्त कहलाता है। तो मैडम ऐसे यौगिक कौन से होते हैं? तो द्विबंध और त्रिबंध। कल हमने ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड पड़े थे, नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड पड़े थे बिंदु संरचना के माध्यम से। तो द्विबंध और त्रिबंध को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्यों, इनको क्यों और उनको क्यों नहीं? तो ये जो डबल बॉन्ड होते हैं ना भाई साहब, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी तोड़ सकते हैं, यानी ये बिल्कुल हल्का बंध है। पर जो ये सिंगल बॉन्ड है, ये मजबूत बंध है।
तो हल्के बॉन्ड को तो तोड़ना आसान है, तो फिर बॉन्ड टूट गया तो बताइए परमाणु का अष्टक हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो फिर ये अतृप्त हो जाएगा। इसी कारण इन द्विबंध और त्रिबंध वाले यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। कार्बन जो होता है वो किसी के साथ भी बंध बनाता है तो मजबूत ही बनाता है। अब क्यों बनाता है मजबूत? हमने पढ़ा था कार्बन भिखारी है, बेचारे के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, न 4 ले सकता है किसी और से और ना 4 को त्याग सकता है। तो इसको ये डर रहता है कि भाई साहब कभी भी कोई भी परमाणु मुझसे अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मैं तो यूं ही हो जाऊंगा। इसी कारण कार्बन उनसे मजबूत बंध बनाता है, एग्रीमेंट वगैरह सब करा करू के रखता है ये कि मजबूत बंध बने, कोई तोड़ नहीं सके। टूटेगा पर ज्यादा एनर्जी जिसके पास है वही तोड़ पाएगा। तो कार्बन प्रबल आबंध बनाता है, इसी कारण इसका आकार छोटा हो जाता है। जो मजबूत है वो जो मजबूत बंध बनाएगा उसका आकार छोटा हो जाता है, और जो मजबूत बंध नहीं बनाता उसका आकार बड़ा हो जाता है। वो उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है कि वो कितने नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं? तो कल हमने जैसी मेथेन की संरचना पढ़ी थी कि हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन और इसके पास में 4 हाइड्रोजन है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉनों को मैंने बिंदु से दर्शा दिया और हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉनों को मैंने क्रॉस से दर्शा दिया। इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे और इन हाइड्रोजनों के भी हो गए। पर जब एथेन आता है, एथेन का मतलब 2 कार्बन, मेथेन का मतलब 1 कार्बन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट जाता है और एक दूसरा कार्बन आ जाता है और फिर इनके साथ में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन। फिर इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इन हाइड्रोजनों के पास में भी इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ये इस तरीके से बंध बना लेता है। ये इसके ले लेता है, इन हाइड्रोजनों के भी ले लेता है और एक जो हाइड्रोजन हट गया उसकी पूर्ति ये वाला कार्बन कर देता है। इस तरीके से जो बंध होता है वो बनता है। अब आप सोच रहे होंगे मैडम हमको कैसे पता पड़े कि मेथेन कौन सा है, एथेन कौन सा है, हमने तो नाम ही नहीं सुने। तो देखो, अगर कार्बन की संख्या 1 है, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे हम विज्ञान में इन कार्बन की संख्या की ABCD पढ़ते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसे कहते हैं मैथ, 2 है उसे कहते हैं एथ, 3 है उसे कहते हैं प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसे ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे नहीं होती है क्या? आगे भी होती है, पर आप जिस लेवल के हैं वहां तक 10 तक बहुत होती है याद करना। तो आप इनको दिन में 10 बार बोलेंगे ना तो आपको कार्बन की ABCD याद हो जाएगी। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, नॉन, डेक, ऐसे बोलना आना चाहिए आपको। आप दिन में 5-10 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके नामकरण की, है ना। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, एल्केन ये क्या होता है कि जो ये सिंगल बॉन्ड है ना, जिन यौगिकों के बीच में सिंगल बॉन्ड है उन्हें एल्केन कहते हैं। जिनके बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, जिसमें डबल बॉन्ड है उसे हम एल्कीन कहते हैं और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है उसे एल्काइन कहते हैं। ये एन है, ये ईन है और ये आइन है, ठीक है ना। अब हम नामकरण की बात करते हैं। एल्केन, एक बात सुन लीजिए, संतृप्त यौगिक है, ये दोनों असंतृप्त है। जिसमें भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए वो असंतृप्त यौगिक होता है, ठीक है।
अब इनके नामकरण की बात, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी चीज में आती है कि नामकरण कैसे करते हैं, है ना। मुझे बताइए यहां पर कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं, मैथ। जब आप इसकी संरचना को खोलेंगे तो ये सी है और इस पे 4 हाइड्रोजन यू जुड़े हुए रहते हैं। बिंदु संरचना पढ़ी थी ना हमने, तो ये इसकी सामान्य संरचना है। आपको दिख रहा है सब जगह सिर्फ एक ही लाइन है, इसका मतलब ये सब एल्केन है। और एल्केन में जो नाम के पीछे है ना, किसी भी कार्बन का जो हम नाम करते हैं, अगर वो एल्केन होता है तो उसमें पीछे एन लगता है। इसको आप इंग्लिश में याद रखेंगे तो आसानी रहेगी, एल्केन। और ये है एल्कीन, इसमें ई एन ई लगता है। और एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है, ठीक है ना। अब बताइए सब जगह एक ही लाइन, इसका मतलब कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, एक ही बंद। इसी कारण पीछे क्या लगेगा? एन लगेगा मैडम। तो यहाँ पे क्या लगा दो? एन। तो ये हो गया मेथेन। अब इंग्लिश में नाम करें तो ये हो गया मैथ और पीछे जुड़ जाएगा एन, ये इसका नाम हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कार्बन कितने हैं? कि मैडम 2 कार्बन है, 2 दिख रहे हैं ना। तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एथ। और बताइए जब इसकी संरचना को खोलेंगे तो 2 कार्बन बनाने और उस पे कितने हाइड्रोजन बनाने? 6 बनाने। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब दिमाग में सवाल है मैडम इसमें 4 क्यों नहीं बनाए? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन कितने बंध बनाता है? सिर्फ 4 बंध बनाता है। तो इस पे कितने अधिकतम जुड़ सकते हैं? सिर्फ 4। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक कार्बन के साथ भी तो बना लिया ना। और इस वाले कार्बन ने भी इस कार्बन के साथ बना लिया। तो सब जगह क्या हो गए? सिंगल बॉन्ड। और हमने पढ़ा जब सिंगल बॉन्ड है उसका मतलब क्या हो जाएगा? एल्केन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। इंग्लिश में लिखे तो एथेन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है मैडम आप इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो? तो जो IUPAC पद्धति है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, वो ये कहती है कि इंग्लिश के नामों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसमें कोई मात्रा की गलती नहीं होती है। इसी कारण पर आपको सुविधा रहे इसलिए मैं इसको हिंदी में लिख रही हूं, ठीक है। इसी तरीके से 3 कार्बन, तो ये 3 कार्बन बना दो और इस पे कितने हाइड्रोजन? 8 हाइड्रोजन जोड़ दो। सबसे पहले बगल वालों पे जोड़ो, फिर जो बच जाए वो बीच वालों पे जोड़ दो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं। तो यहाँ भी 4 बना रहा है, यहाँ भी 4 बना रहा है और यहाँ भी 4 बना रहा है। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं मैडम। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन हो गया। ऐसे ही 4 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसी तरह से 5 पेंटेन। और इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम अब बात करते हैं कि मैडम एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन कैसे पहचानेंगे? कौन सा एल्कीन, कौन सा एल्कीन, कौन सा एल्काइन? तो जो इस सूत्र का पालन करे CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड, एल्कीन CnH2n का पालन करे, एल्काइन CnH2n-2 का पालन करे। जैसे अगर N की जगह 1 आ गया, इस सूत्र में लिखो C1H2+2, तो ये क्या बन गया? CH4। दुगने से 2 अधिक कार्बन एल्केन कहलाएगा। इसी तरह से अगर एल्कीन का कि N = 1
तो ये C1, ये H2, तो क्या बन गया CH2। कि मैडम इसमें तो 4 होनी जरूरी है बॉन्ड, तो ये बना लेगा। और मैं आपको सिर्फ नाम करना सिखा रही हूँ, ये डबल बॉन्ड बनाएगा जिसमें आपको दुगना ही दिखे, जैसे नंबर का दुगना दिखे तो वो कौन होगा, वो होगा एल्कीन। और एल्काइन में क्या होगा कि अगर आप n बराबर 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा C1H2 - 2 यानी C। इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब बात करते हैं इससे आगे, संरचनात्मक समावयवी क्या होते हैं कि जिनके अणु सूत्र समान और संरचनाएं अलग अलग हो। जैसे जिसमें 4 कार्बन है C4H10, बताइए क्या है, ये एल्केन है। क्यों, जब 4 रखा यहाँ पर तो यहाँ कितना आया, यहाँ पे 10 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो ये या तो यूं जुड़ेंगे, इसको खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 4 कार्बन बना देंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस पे 10 हाइड्रोजन जोड़ने, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3, तो मैं लिख दूं CH3, लिख सकती हूँ। यहाँ लिख सकती हूँ CH2, यहाँ पे कितने CH2 और यहाँ कितने CH3। तो एक तो U श्रृंखला बन सकती है एक, या फिर ये CH3 क्या हो जाएगा, ये CH3 या नीचे आके जुड़ जाएगा तो भी इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा, है ना। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद में आपकी स्ट्रक्चर दी हुई है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है भाई साहब, ये ऐसा यौगिक है, आप जितना आगे क्लासों में जाओगे ना आपको ये यौगिक हर जगह दिखाई देगा। इसमें क्या होता है कि ये इस तरह का एक बंद संरचना है, ये इसके बॉन्ड है। जैसे इसमें कार्बन कितने हैं देखो गिनो, यानी यू सीधी श्रृंखला की बजाय जब कार्बन यू मुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा, ये इस तरह की संरचना बेंजीन कब कहलाएगी, जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में हो, यानी एक के बाद एक। जैसे ये कार्बन है, इसको 4 बंध बनाने, एक यहां बन गया, 2 यहां बन गए, कितना बचा, एक बॉन्ड बचा, वो ऊपर जुड़ गया हाइड्रोजन, ठीक है। फिर ये कार्बन देखो, ये 2 बॉन्ड यहाँ आ गए, तीसरा बॉन्ड यहाँ आ गया, कितने की कमी है, सिर्फ एक की कमी है, इसलिए यहाँ सिंगल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड नहीं आया, क्योंकि सिर्फ कार्बन 4 बंदी बना सकता है। उसी तरीके से यहाँ भी डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, बेंजीन की संरचना बनाइए, बेंजीन में कितने कार्बन है तो गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो बेंजीन में 6 कार्बन और कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। सिग्मा बंध या फिर सिंगल बॉन्ड कितने, तो 12, देखिए सिंगल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं कि डबल बॉन्ड सिर्फ 3 है। इस संरचना में आप यहाँ देखिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो 3 ही डबल बॉन्ड है। यहाँ लिख सकते हैं डबल बॉन्ड कितने कि साहब 3 और सिंगल बॉन्ड कितने 12। बस एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है। और ये जो कार्बन, ये एल्कीन है। एल्कीन क्यों है, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड दिख गया, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन है। अगर 3 बॉन्ड दिखते तो एल्काइन होता। उसी तरीके से हाइड्रोकार्बन क्या है कि हाइड्रोजन व कार्बन से जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
जैसे मेथेन, मेथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है। जैसे एथेन, एथेन भी एक हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। फिर हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात कर ली कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। विषम परमाणु जब किसी यौगिक में हाइड्रोजन को हटाने वाला तत्व क्या कहलाएगा? विषम परमाणु। विषम का मतलब अलग, हाइड्रोजन को हटा दिया, वो विषम परमाणु है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? ये आपके लिए नए नए शब्द हैं। क्रियात्मक समूह का मतलब कि जो हाइड्रोजन को हटाते हैं वो क्रिया और फिर उनकी जगह खुद आ जाते हैं, वो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ऐसे कौन कौन से हैं? तो आपकी बुक में एक सारणी दी हुई है, ये वाली, ये कहलाते हैं क्रियात्मक या फिर प्रकार्यात्मक समूह। इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? तो क्रियात्मक समूह का मतलब, जैसे मान लीजिए जल किसी को हटा रहा है तो जल क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन को हटा रहा है तो। और प्रकार्यात्मक का मतलब ये किस तरीके से बन रहा है वो बताना प्रकार्यात्मक है। ठीक है ना? अब बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? तो आप जब आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो वहां पे एक वर्ग आता है जिसका नाम है वर्ग 17। आप 9th में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, मैं याद दिलाती हूँ। पहला फ्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और चौथा आयोडीन। इसके बाद में भी होते हैं। ये क्या करते हैं? इनकी खासियत ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं। सबसे ज्यादा जिनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है ना, ये वो तत्व हैं। इसी कारण इन्हें हेलोजन कहते हैं। हेलोजन का मतलब समझते हैं? जन का मतलब और हेलो का मतलब। हेलो का मतलब जो है जो लवण बनाए, लवण बनाने वालों को क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। इनके द्वारा लवण बनते हैं। आपने देखा होगा NaCl नमक का सूत्र होता है, उसमें Cl जुड़ा हुआ रहता है, वो हेलोजन है। ठीक है ना? तो ये हेलोजन कहलाते हैं जो वर्ग 17 में आते हैं। इनको क्या कहते हैं? हेलोजन। जब इनके नामकरण करेंगे ना हम, तो वहां पे आप लिखेंगे हेलो। हेलो का मतलब हाय हेलो वाला नहीं, इस हेलोजन में से ही निकल गया हेलो। दूसरा प्रकार्यात्मक या क्रियात्मक समूह कौन सा है? दूसरा है अल्कोहल। शराब नाम सुनी होगी आपने, दारू, शराब, वो अल्कोहल है। इस अल्कोहल में OH होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीज होती है। और जब इसका नाम करते हैं तो पीछे ऑल जोड़ते हैं। अभी आपके अर्धवार्षिक में पूछा होगा कि कीटोन का क्या नाम लगता है, तो वो नॉन लगता है। ऐसा नाम आपके हाफ ईयरली में भी आ चुका है ना? उसके बाद में एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड में लगता है एल। एल्डिहाइड क्या होता है कि CHO होता है, यानी C डबल बॉन्ड OH और एक बॉन्ड खाली, कुछ भी जुड़ सकता है, ये कहलाता है एल्डिहाइड। उसके बाद में कीटोन क्या होता है कि ये C डबल बॉन्ड O है और इस पे इधर भी कोई एल्किल समूह जुड़ जाए, इधर भी एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब जानते? अभी हमने पढ़ा, जैसे ये CH4 है, ये एक एल्केन है। इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH3। इसे ही कहते हैं हम एल्किल, जिसमें एक हाइड्रोजन हटा दिया गया है किसी के द्वारा, ये बन गया एल्किल। तो इस कीटोन का सूत्र कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड और नीचे जुड़ गया O। चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें C डबल बॉन्ड हो तो रहता ही है और एक OH ग्रुप और जुड़ जाता है, इसका नाम कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 5 क्रियात्मक समूह मुख्य होते हैं। इसके बाद में आपकी एक सारणी दी हुई
है ना। हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इनके नाम कैसे करते हैं, क्या नहीं करते, पर अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ओल, एल, ओनोन ये इनके पीछे जोड़ते हैं, इसके ओइक और इसके हेलो, जब नामकरण करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं समजातीय श्रेणी। ये क्या होती है कि जब कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह हटाए तो ये क्या कहलाता है, ये समजातीय श्रेणी। समजातीय मतलब एक ही जाति। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,